नाज़रीन, प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है, अरब्स के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है, उनके इत्तेहादियों के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है, जो रीजन के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि वो एक कंक्रीट स्टेप्स जो है वो इजराइल के खिलाफ उठाएं, ना सिर्फ के अब की बार भी वो कंडेमनेशंस जारी करके और सख्त बातें करके जब वो उठ जाएं, तो रियल इंटेंशन और रियल एक्शन जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल सकता है, इसकी तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो फिर सीरियस डाउट्स भी उठते हैं कि ये एक्शन लेंगे, तो ये डाउट्स नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने चीज आ जाएगी जो भी फैसला होना है। लेकिन एक बड़ा झटका लग गया है बरतानिया से। बरतानिया ने इजराइल को अब तक का बड़ा झटका दिया है। बरतानिया ने इजरायली मिलिट्री को, इजरायली पर्सनल को, जो उनका रॉयल मिलिट्री कॉलेज है, रॉयल मिलिट्री कॉलेज, ये उनका सबसे प्रेस्टिजियस ये मिलिट्री कॉलेज है और इसकी बहुत अहमियत है। इससे जो है वो इजराइल को निकाल दिया है, यानी कोई इजरायली आर्मी का बंदा जो है इसमें दाखिल नहीं हो सकता, इसे ट्रेनिंग और आगे पीछे बिल्कुल इससे जो है वो बैन कर दिया गया है। इस एक्शन को आप इस तरह से भी तोल सकते हैं कि अगर उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, अगर वो ये फैसला करती है कि वो बड़े लेवल की सैंक्शन इजराइल के ऊपर लगा देती है, तो उसके करीब करीब ये वाला भी फैसला है इस एक रॉयल मिलिट्री कॉलेज से उसको निकालना। और एक तो ये डैमेज करेगा इजराइल को, यानी ये प्रैक्टिकल स्टेप है, ये इजराइल को डैमेज करेगा। दूसरा, इससे एक और सिग्नल मिल रहा है। एक तो है ना कि सिविलियंस निकले हुए हैं, पब्लिक निकली हुई है, लेकिन ये इससे पहले ये रिपोर्ट्स आती रही कि जो बरतानिया की, वेस्ट की जो मिलिट्रीज हैं वो इजरायली आर्मी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इवन अमेरिका की मिलिट्री जो है उनकी भी खबरें दरमियान में आती है कि उनके सोल्जर्स भी कंफर्टेबल नहीं है कि दुनिया इनकी आर्मी को कैसे देख रही है, इजराइल की आर्मी को, कि वो क्या कर रही है गजा में। तो वेस्ट की जो आर्मीज है अपने आप को इनके साथ जोड़ना नहीं चाहती हैं, तो उनके सोल्जर्स अनकंफर्टेबल हैं। ये रिपोर्ट्स दरमियान में आगे पीछे कभी कभार आ जाती थी, क्योंकि मिलिट्री की बात है ना, तो इतने खुलकर नहीं। तो ये जो आज फैसला हुआ है, इससे ये बात साबित होती है कि वेस्टर्न जो आर्मीज हैं, उनके सोल्जर्स हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है इजरायली फौज के साथ। जो चीज इसके साथ अटैच हो गई है, जो कुछ इन्होंने गजा में किया है, जो इसका इमेज दुनिया के सामने आया है, तो वेस्टर्न सोल्जर जो हैं, वेस्टर्न आर्मीज जो हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल इजराइल के साथ नहीं है, और रॉयल मिलिट्री कॉलेज से इजरायली फौज को निकालना पड़ गया। अब हालात जो है वो यहां तक आ गए। तो ये अमेरिका जो है ना, वो सिर्फ बोझ नहीं उठा सकता, ये बात ध्यान में रखें। अमेरिका अकेला जो है वो इजराइल का बोझ नहीं उठा सकता। अगर ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस तरह से एक दबाव जो है उठाना शुरू कर दें, तो इजराइल ने इसको बिट्रेल कहा है कि बरतानिया ने हमारे साथ बिट्रेल किया। तो इतना बड़ा वाकया है, तो इजराइल कह रहा है कि बरतानिया ने जो है हमारे साथ बिट्रेल किया। तो इसके साथ जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक किया, 3 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, और साथ जो इजरायली टैंक्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो अटैक्स कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे पास खबरें नहीं पहुंचती, लेकिन अटैक्स वहां पर हो रहे हैं। मैं पहले आपके सामने जो वो इजरायली जो नए प्लान्स सामने आ रहे हैं वो शेयर करता हूं, फिर दोहा में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। बड़े ही डिसाइडिंग दिन से हम गुजर रहे हैं, लेकिन जरा इजराइल से जो ऑप्टिक्स हैं, जो उनकी प्लानिंग्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मार्को रूबियो इजराइल में है, और इजराइल में वो उस वक्त उतरे हैं जब इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया, और यानी कि असल में अब ये दौरा जब दोहा के खिलाफ हो रहा है, खलीजी रियासतों के खिलाफ हो रहा है, इजराइल के साथ इज़हार यकजहती के लिए, सपोर्ट के लिए ये दौरा जब हो रहा है। और कौन सी सपोर्ट? क्योंकि इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया, और वहां पर चूंकि एक मीटिंग हो रही है कि कोई एक्शन इजराइल के खिलाफ लिया जा सकता है, तो मार्को रूबियो इजराइल के अंदर मौजूद है। तो ये पहला इस नौयत का दौरा है जो इनके खिलाफ हो रहा है, मिडल ईस्ट की रियासतों के खिलाफ जब हो रहा है। ऑप्टिक्स है ना, आप एक ऐसे वक्त के अंदर जब इजराइल पहुंच रहे हैं, तो एक बात ये हो गई। अब जरा अगली जो खबर है उससे आपके सामने हकीकत और वाज़ेह हो जाएगी, और इनको सबक सीख लेना चाहिए। मार्को रूबियो वेस्टर्न वॉल के ऊपर गए हैं। वेस्टर्न वॉल, जिसको आप दीवारें गिरिया कहते हैं, वो वैसे अक्सा की एक साइड की एक दीवार, और जो इनका ये समझते हैं कि जो इनका टेंपल गिरा पड़ा है 2000 साल से, उसकी ये एक दीवार जो है वो बची हुई है, और फिर इसी जगह पर जो टेंपल इनका बनना है, और फिलहाल जो भी इनके रिचुअल्स हैं वो इसी दीवार के ऊपर ये परफॉर्म जाकर करते हैं। तो उस वेस्टर्न वॉल, जिसकी बाकायदा है उनकी सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस है, और उसका एक मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, यानी वहां पर जाने का मतलब है कि टेंपल बनाना है। तो एक मार्को रूबियो का इजराइल आना, दूसरा इजराइल ये कह रहा है हम गजा लेंगे और वेस्ट बैंक लेंगे। तो ऐसे माहौल में उस जगह पर जाना जो इस बात के लिए ही वहां पर खड़ी है, उस जगह के ऊपर जाना, यह बड़ा ही क्लियर सिग्नल है अमेरिका की जानिब से कि वो इजराइल के साथ आइडियोलॉजिकली खड़ा हुआ है, और फेथ के ऊपर जब वो खड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका अपने इंटरेस्ट को भी इजराइल के लिए जब कुर्बान कर देगा, और अभी तक हम देख रहे हैं उन्होंने किया है। और वैसे भी ये जो मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ज्यादा अटैच है इस सारे नजरिए के साथ, ग्रेटर इजराइल टेंपल ये वो करके, ये इस आइडियोलॉजी के साथ ज्यादा अटैच हमें नजर आते हैं। तो मार्को रूबियो का वेस्टर्न वॉल के ऊपर आना, ये एक बहुत बड़ा
एक ऑप्टिक है, बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो एक्चुअली यहां पर क्या करने जा रहे हैं। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसका ये खुला मुजाहरा है। और जैसे इजराइल की ये अटेम्प्ट है कि वो जंग हमास के खिलाफ नहीं, वो हमास के खिलाफ जंग को वो फलस्तीनियों के खिलाफ जंग बना चुका है, और फलस्तीनियों से बढ़कर वो 57 कंट्रीज के खिलाफ ये बना देना चाहता है इस जंग को। यही उसके अटेम्प्ट है ना कि वो इस जंग को 57 कंट्रीज के खिलाफ बना दे इस जंग को। तो ये उसका भी एक मुजाहरा है, ठीक है ना, कि वो इस सारे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसडर की बात सुनिए और फिर बताइए कि हम इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसडर भी साथ मौजूद था, मार्को रूबियो अमेरिकी एम्बेसडर, और नेतन्याहू। इस सारे 23 मंथ्स के अंदर नेतन्याहू 2 मरतबा वेस्टर्न वॉल के ऊपर गया है जाहिरी तौर पर। वैसे रात को खुफिया गया हो या मतलब मीडिया के ऊपर ना आया वो अलग बात है, लेकिन जाहिरी तौर पर 2 मरतबा गया है। एक जिस दिन ईरान के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि उनको ये लगा था कि ये आखिरी जो हमारा मकसद था वो आज हमने पूरा कर लिया, जो आखिरी चट्टान थी हमारे खिलाफ वो आज हमने गिरा दिया। वो तो बाद में नतीजा वैसा ना निकला, उस दिन ये वहां पर गया, और आज ये दूसरा मौका है कि ये वेस्टर्न वॉल के ऊपर गया है। अमेरिकी एम्बेसडर क्या बयान जारी कर रहा है, कहता है कि मैं आई वॉज प्लीज्ड कि मैंने मार्को रूबियो और नेतन्याहू को ज्वाइन किया वेस्टर्न वॉल के ऊपर इन यरूशलेम, यरूशलेम द इटर्नल कैपिटल ऑफ द इजराइल। अब नहीं समझ आनी तो ना आए, और उसी गफलत में बैठे रहना है तो बैठे रहें। उससे ये जो तूफान इन मुल्कों की तरफ बढ़ चुका है वो रुकने वाला नहीं है। यरूशलेम द इटर्नल कैपिटल ऑफ इजराइल, नहीं समझ आ रही इनको, और असल जंग ही यरूशलेम की है। नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, टेक्नोलॉजी इजराइल हमें देगा, इजराइल हमारी हिफाजत करेगा, जो इतना बड़ा खतरा हमें ईरान से है, कर लें, करवा लें हिफाजत। यरूशलेम द इटर्नल कैपिटल ऑफ इजराइल, अबदी कैपिटल इजराइल का, वो वहां पर खड़े होकर डिक्लेयर कर रहे हैं। अब नहीं समझना तो ना समझे, तो ये क्लियर सिग्नल है कि ये किस नौयत की जंग है और वो रुकने वाले नहीं हैं। और मार्को रूबियो अमेरिकी एम्बेसडर और नेतन्याहू वेस्टर्न वॉल के ऊपर गए हैं, और ये वो हैं जिनसे अरब चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी अमेरिकन के ऊपर वो तवक्को रख के बैठे हुए हैं कि वो इनको जब वो प्रोटेक्ट करेंगे। और ये क्लियर मैसेज है टू द अरब्स और मिडिल ईस्ट। और आज एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट टेस्ट जो है वो अरब्स का और बाकी साथ उनके इत्तेहादियों का जो है वो उनके सामने बहुत बड़ा टेस्ट, एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट ये वाला मौका साबित हो सकता है। यानी एक चेंज आ जाए पूरी तरह से पॉलिसी में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल भी ना हो। यानी एक ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि रिवायती रिकॉर्ड को देखें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पहली बार खलीजी रियासत के ऊपर हमला हुआ है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है कि ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट ये साबित हो जाए। और ये वैसे भी हो सकता है कि रूटीन में वही मामला जब चलता रहे, लेकिन इजराइल के लिए जरूर टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो फिर ग्रेटर इजराइल के लिए अपने मामला आगे बढ़ाएगा। अब जरा ये भी खबर भी सुनिए, अमेरिकी मीडिया, मार्को रूबियो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं नेतन्याहू के साथ, द एनेक्सेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक इन रिस्पॉन्स टू द वेस्टर्न कंट्रीज रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। पूरे वेस्ट बैंक को कब्जा करने की डिस्कशन जब होने जा रही है, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, और वो उधर, अब जरा चीजों को कनेक्ट कर लें। वेस्ट बैंक लेने जा रहे हैं, यरूशलेम इजराइल का दारुल हुकूमत होगा, और वो वेस्टर्न वॉल के ऊपर पहुंचे हुए हैं। नेतन्याहू इज शेड्यूल है, और वो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से, फौजी दाखिल करने के हवाले से फैसला कुन मीटिंग जब होने जा रही है, मार्को रूबियो भी वहां पर मौजूद होंगे यानी इजराइल के अंदर, तो उनके साथ फाइनल अप्रूवल लेकर फौजें भी गजा के अंदर दाखिल होने जा रही हैं, तो वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं समझना तो ना समझे। अब इससे हमें क्या चीज है वो, इससे एक और चीज हमें सिग्नल मिलता है, वो ये है कि डेटरेंस दिखाकर भी अब कुछ नहीं होने वाला है। यानी एक होता ना कि आप डेटरेंस दिखाकर अगलों की इंटेंशंस बदल देते हैं। आप ताकत का मुजाहरा करके अगलों के, अगर वो हमला करने की या आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आप अपने वेपन्स का, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, दुश्मन जो है वो आप पर हमला करने से पीछे हट जाता है। ये होता है, आप डेटरेंस शो करते हैं और उनकी इंटेंशंस, उनके इरादे बदल जाते हैं। मैं आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और इसमें बिल्कुल मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। डेटरेंस भी अब इनके काम आने वाली नहीं है, मिडिल ईस्ट के मालिक की अब डेटरेंस भी काम आने वाली नहीं है कि ये कोई ऐसी ताकत का मुजाहरा कर दें, मतलब सैंक्शन लगा दें या आगे पीछे कुछ भी ऐसा कर दें और कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दे कि हम ये कर देंगे। इससे भी इजराइल रुकने वाला नहीं है, इससे भी उनकी इंटेंशंस बदलने वाली नहीं है। अब वो उनकी इंटेंशन बदलने का वक्त गुजर चुका है, जब गजा को आपने इतना तबाह करवा लिया और वेस्ट बैंक में और आगे पीछे जो हमले होते रहे, और अब वो वेस्टर्न वॉल के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं यरूशलेम दारुल हुकूमत होगा। अब आपकी ताकत का मुजाहिरा उनके हमले को नहीं रोक सकता, उनकी इंटेंशंस नहीं बदल सकता, उनके इरादे नहीं बदल सकता। अब फिर आपके पास क्या ऑप्शन है?
अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ यह बचा है कि आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और फोर्सफुली उनको डिफीट करना पड़ेगा, मतलब उनको डिफीट करना पड़ेगा, फोर्सफुली उनको रोकना पड़ेगा। यह नहीं कि आप कोई डेटर्स शो कर देंगे, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज देंगे तो वो रुक जाएंगे, नहीं, अब यह टाइम गुजर चुका है। यह आज की सॉफ्टवेयर ने इस बात को मजीद बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और साबित कर दिया। यह बहुत ही मेरे नजदीक बड़ी प्रोफाउंड लेवल की यह बात है कि अब फोर्सफुली इजराइल को रोकना है, अब उसको डिफीट करना है, आपको बैटल ग्राउंड में उतरना है। लेकिन क्या आप इतनी करेज रखते हैं? क्या आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं? क्या आप ऐसी इंटेंशंस रखते हैं? क्या आप इतनी बहादुरी रखते हैं? यह सवाल है, यह बिग क्वेश्चन मार्क है। क्या इनके इरादे, क्या इनकी सलाहियतें, क्या इनकी ताकत क्या ऐसी है जो ये कर सके, इजराइल को फोर्सफुली रोक सके? यह बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यह बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि खाली बड़ा ताकत का मुजाहरा भी नहीं रोक सकता। मिसाल के तौर पर आप परेड करते हैं ना, आप हथियार दिखा देते हैं, भाई अटैक हुआ तो ये नतीजा आगे से निकलेगा, इस तरह की चीजें आप करते हैं ना, वो चीज भी नहीं रोक सकती। काइंड ऑफ कोई भी आप डेटरेंस शो कर दें, वो चीज अब नहीं रोक सकती इजराइल को। बात बहुत आगे चली गई है। वो गजा में अब रुकेंगे? मुझे बताइए, जब उन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो उनको दुनिया रोज रोज गजा में ये करने देगी? यानी आप इसको आज सीज पर करवा लेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर 10 साल के बाद, फिर 2-4 साल, 6 साल, 10 साल के बाद फिर इजराइल हमलावर हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसलिए वो उन्होंने जो भी करना है वो आज ही करेंगे। सो अब आप जरा आ जाइए दोहा की तरफ। प्रेशर फॉर टेंजिबल एक्शन एट अरब इस्लामिक समिट। अब ये प्रेशर है कि कोई टेंजिबल एक्शन लो, बातें नहीं, बातें नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात है वो आगे बढ़ रही है और डिस्कस हो रहा है कि क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं पूरे रीजन के लिए अगर इजराइल का हाथ आज ना रोका गया। लॉट ऑफ प्रेशर जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है और ओआईसी के ऊपर, अरब लीग के ऊपर, और ये सारे रिपीटेड क्रिटिसिज्म के अंदर हैं। अरब लीग भी और ओआईसी भी रिपीटेड क्रिटिसिज्म के अंदर हैं, कोई भी एक्शन ना लेने के लिए और सिर्फ स्टेटमेंट्स और कंडेमनेशन जारी करने के लिए, और ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुके हैं। तो अब इनके ऊपर प्रेशर है, शदीद प्रेशर है कि ये कोई टेंजिबल एक्शन लें। ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द यूएस गारंटीज इन दोहा। अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो तेजी के साथ डिक्लाइन में जा रहा है। दोहा से ये खबर है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। और फिर जैसे देखें, दोहा के ऊपर अटैक हो गया, मार्को रूबियो जब वहां पर पहुंचा हुआ है, रूबियो को तो दोहा आना चाहिए था, लेकिन वो इजराइल में है। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि हमला तो अमेरिका ने करवाया है। अमेरिका ने हमास को बुलाया, अमेरिका ने एयर फ्यूलिंग दी, और इसमें एक और वेस्टर्न मुल्क भी शामिल हो सकता है। तो ये अमेरिकन ने इलेक्ट्रॉनिक से बंद कर दिया, अमेरिकन ने रेडार बंद कर दिए। इजरायली जंगी त्यारे कतर की एयर स्पेस में दाखिल हुए। बाहर से भी उन्होंने हमला नहीं किया कि एयर स्पेस के बाहर से मिसाइल फायर के, नहीं, वो कतर की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने सारे रेडार्स बंद कर दिए। सो की स्पीचेस हो रही हैं दोहा समिट के ऊपर और क्लोज डोर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, क्लोज डोर। तो एक बड़े फैसले, अच्छा जी, डिसाइसिव रेजोल्यूशन जो है वो इजराइल के खिलाफ आ सकती है, एक फैसला कुन इकदाम। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये तमाम रियासतें जो है वो नेतन्याहू की फेयर गेम का हिस्सा बन जाएंगी और प्रोजेक्ट जो ग्रेटर इजराइल का है वो टेंजिबल रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। देखिए ना कितना फैसला कुन वक्त है। एक्शन लेना है, अगर नहीं लेना तो तमाम रियासतें निशाना बनेंगी। नेतन्याहू तो ये कह रहा है ना, जहां जहां हमास है हम निशाना बनाएंगे। तो हमास तो हर मुल्क में है, बेशतर मुल्कों में है, उनके नुमाइंदे तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। और वैसे भी हमास तो सिर्फ एक जवाब है, मसला तो हर किसी को निशाना बनाना है। हमास तो सिर्फ एक जवाब है। और इस वक्त तो हमास की लीडरशिप टर्की में बैठी होगी, वो कतर में तो है ही नहीं, वो टर्की में बैठी होगी। तो इसका मतलब यह है कि टर्की निशाना बनेगा। हो सकता है वो मिस्र के अंदर हो सकता है हमास की लीडरशिप किसी और मुल्क के अंदर हो। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के लिए फिर राहें खोलना है हर मुल्क के निशाना बनने के लिए। आज कोई जवाब है, कल को वो किसी और जवाब के साथ आ जाएंगे। अच्छा जी, अब कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है और जो चीजें सामने आ रही हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दोहा पर हमला यह बता रहा है कि इजराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। तो इंटेंशंस नजर आ रही हैं कि कोई बड़ा इकदाम हो सकता है। वो खुद ये कह रहे हैं कि इजराइल के लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, इजराइल नहीं रुकेगा, तो रोकना पड़ेगा। और जो इजराइल का हमला है इसके जवाब में फिरस और फर्म मेजर्स लेने चाहिए, सख्त तरीन एक्शन इजराइल के जवाब में लिया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपने डुअल स्टैंडर्ड्स को अब खत्म करे और इजराइल को अकाउंटेबल ठहराए। और इजराइल जो है, अब ये कतर बात कर रहा है कि जानबूझकर जंग का दायरा जो है वो वसी कर रहा है और सब इसका निशाना बनेंगे। लेकिन इजराइल ये बात भी सुन ले, कतर के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल खुद को भी तबाही के दाने के पर लेकर जा रहा है। ये एट द ग्रेव रिस्क भी आ चुका है, इसका जो नतीजा है वो एट ग्रेव रिस्क भी आ चुका है अपनी तबाही और कोलैप्स के दाने के ऊपर। लेकिन
ये इंटेंशनली जो है वो जंग का दायराकार बढ़ा रहा है। इसको हमास को निशाना बनाना इसका मकसद नहीं है, ये जंग का दायराकार जो है बढ़ा रहा है। तो ये उनकी स्टेटमेंट्स है, उनकी इंटेंशंस है, और वो बड़े इकदाम की बात कर रहे हैं। कितने उठाते हैं, अभी 24 घंटों में सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। और बर्तानिया ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। यूके बार्स इजरायलीज फ्रॉम प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी ओवर जेनोसाइड। प्रेस्टिजियस, रॉयल, ये सबसे बड़ा उनका, बहुत ही प्रेस्टिजियस, वहां से निकाल दिया। और ब्रिटेन बैन्स इजराइल फ्रॉम प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी द टेलीग्राफ। और इजरायली जो पर्सनल हैं विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज। और इसको इजराइल ने अपने लिए जब बिट्रेल कहा, उसने कहा कि बर्तानिया ने हमारे साथ जो बिट्रेल किया है, हम एक जंग के अंदर हैं और ये हमारे साथ जो बिट्रेल कर रहे हैं, यानी आइसोलेशन बड़ी है। आइसोलेशन जब बड़ी, और जब बर्तानिया जैसा मुल्क ऐसा इकदाम उठा रहा है तो बाकी मुल्क भी जो है वो बड़ा इकदाम उठाएंगे। तो इंपैक्ट भी है, उनकी जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसके ऊपर भी असर है। और देखे ना कि मतलब उनका सबसे बड़ा कॉलेज है, सारे वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन इजराइल नहीं है वहां पर। ये उनके लिए डिग्रेड भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, और उनको औकात दिलाने वाली भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर्तानिया मजबूर क्यों हुआ है। असल सवाल तो यह है, बर्तानिया इतना बड़ा स्टेप उठाने पर मजबूर क्यों हुआ है। इसका मतलब जो मिलिट्री है ना, ये सिविलियन का तो मामला है नहीं, और पब्लिक प्रेशर का भी मामला नहीं है, ये मिलिट्री से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वो इनके साथ जुड़ना, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ अब कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करके आए हैं, ठीक है ना। आप सोचे ना कि इन्होंने वहां पर क्या किया, तो इनके साथ कोई अटैच होना फिलहाल जब वो पसंद नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम ने आज एक दिलचस्प रिपोर्ट जब जारी की है, और उन्होंने कहा कि जो दुनिया में अगला वॉरफेयर होने जा रहा है वो ये है कि एआई पावर्ड ड्रोन स्वैम सेट टू ट्रांसफॉर्म मॉडर्न वॉरफेयर। यानी एक वक्त में तलवारों से जंग होती थी, तलवारों में फिर मजीद एडवांसमेंट आई, फिर बहुत सारी चीजें, यानी उस जमाने में टेक्नोलॉजी में तरक्की होती चली गई। और फिर जब बारूद आजाद हुआ, बंदूकें इजाद हुई, वो एक अलग सतह का मॉडर्न वॉरफेयर था। फिर राइफल में फिर आगे मशीन गन्स आ गई, टैंक्स आ गए, सो ऑन, और फिर जंगी हथियारे। ये वॉरफेयर, जंगों का तरीका बदलता रहा है। जो दुनिया में अब नया तरीकाकार होने जा रहा है फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक, सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव, और जो इसको लीड करेगा वो जंगों में फातेह करार पाएगा, और वो है ड्रोन्स। और कौन से ड्रोन्स? स्वैम ड्रोन्स, यानी 100 ड्रोन जा रहे हैं, 500 ड्रोन जा रहे हैं, ऐसे बारिश की तरह ड्रोन जब वो बरस रहे हैं। इसको रोकने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है। तो ये मॉडर्न जंगें जो है वो इस तरह से होने जा रही हैं, और इसका बड़ा मुजाहरा हम यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चाइना है। तो यानी कि चाइना जो है वो 64 जो ओवरऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसमें 59 के अंदर अमेरिका से आगे जा चुका है। और आज से 20 साल पहले चाइना सिर्फ कुछ 4 से 5 टेक्नोलॉजीज में आगे था, और अमेरिका 60 टेक्नोलॉजीज में आगे था। आज वो बिल्कुल मामला जो रिवर्स हो चुका है। और सीरिया का जो फ्रंट नाज़रीन किसी भी वक्त खुल सकता है। मिसाल के तौर पे आप जरा देखिए, कॉशियस काम इन सवेदा आफ्टर सीज फायर ब्रीच। मतलब कॉशियस काम, एक खामोशी तो है, एक पॉज तो है, लेकिन कॉशियस पॉज है कि किसी भी वक्त ये फ्रंट खुल सकता है। मामला सेटल डाउन नहीं हुआ है, सब बंदूकें पकड़ बैठे हुए हैं और होशियार हैं, अलर्ट हैं कि कहीं कोई डबल गेम, अचानक कोई हमला, कुछ भी, तो सीरिया वाला फ्रंट भी वहीं पर है। रीजन में देखें, जो भी सेटलमेंट होनी है वो या तो कलेक्टिवली होगी या नहीं होगी। ये दरमियान में अलशरा उठकर इजराइल से कोई बात तय नहीं कर सकता, और वो कर भी ले तो वो बात चल नहीं सकती। अगर अब्राहम अकॉर्ड जो पूरे रीजन ने तय किए वो नहीं चल सकते, तो अलशरा क्या चलेगा। तो ये बात, और लेबनीज गवर्नमेंट को भी ये बात समझने की जरूरत है। ये उस वक्त की तफसीलात है, बड़ी रैपिड मजीद तफसीलात आ रही है, वो भी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।